वालेकुम, कैसे मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी अगली किस्त लेकर, देख लें फिर। लिख लिए मैंने भी आज एपिसोड। अच्छा वैसे इतनी लॉन्ग नहीं है लेकिन शॉर्ट भी नहीं है, ठीक ठीक एपिसोड है। और अच्छा रिस्पॉन्स देना है भाई। अब आप लोगों ने देख ली, मैंने कोशिश की है लिखने की। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं लिखने की कोशिश करती रहूँ, वादा नहीं करती बट इंशाल्लाह जब भी मेरे से लिखी गई ना मैं अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। अब बस आप लोगों ने अच्छा सा रिस्पॉन्स देना है, वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, और उन फैमिली मेम्बर्स के साथ, कज़न्स के साथ, या जिनको भी आप जानते हैं और उनके साथ इतने फ्री हैं कि नॉवेल्स को डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने भाई ये लाजमी शेयर करना है। आगे पढ़े ना पढ़े ये उन पे है, फोर्स तो हमने करना नहीं। फोर्स हमने आपको आज तक नहीं किया सब्सक्राइब करने के लिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। खैर उनकी तरफ भी आते हैं, पहले ये ज़रा शेयर वाला काम कर लें, ये वाली मैं दरख्वास्त डाल लूँ। खैर आप लोगों ने शेयर करना है इस नावल को, एपिसोड को, जो आपको अच्छी लगे, ज़्यादा अच्छी लगे उसको ज़्यादा शेयर कर दें। और इसके अलावा जो लोग इस नावल को तो पसंद कर रहे हैं उन सबका तो शुक्रिया है ही है। फिर जो कमेंट्स करते हैं उनकी तो क्या ही बात है। जो लाइक करते हैं उनका भी शुक्रिया, लेकिन भाई कमेंट्स करने वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं, और फिर जो उससे भी ज़्यादा लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं, भाई क्या ही बात है, भाई क्या ही बात है। मुझे उनके लंबे लंबे जवाब भी नहीं आते, फिर मज़े की बात है, पर मुझे लंबे लंबे कमेंट्स बहुत पसंद है। इसलिए आप लोग भी लंबे लंबे कमेंट्स करें, जो छोटे करते हैं, और जो बिल्कुल नहीं करते वो कमेंट्स करना शुरू कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दें भाई। खैर आप सबके 1K आप लोगों ने करवा दिया, उसका शुक्रिया। और बकाया इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम भी तरक्की कर ही लेंगे। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना, कछुए की रफ्तार से अभी हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर रंग धनक का तेरे नाम किस नंबर 88। वो उस वक्त ड्रेसिंग मिरर के सामने बिल्कुल तैयार खड़ी थी, हमेशा की तरह खूबसूरत तो लग ही रही थी, मगर आज की तैयारी उसने कुछ खास की थी। खूबसूरत मोटी मोटी आंखों में काजल की लकीर खींचे उन्हें मज़ीद खूबसूरत बनाया गया था। मुड़ी हुई घनी पलकों पर मस्कारी की तय उन्हें मज़ीद दिलकश बना गई थी। भरे भरे सेब जैसे गालों पर मसनूई गुलाबी रंग लगाने की ना तो उसने जहमत की थी और ना ही ज़रूरत थी। गुलाबी होंठों पर 800 रंग लगाए वो ज़र्रार हालजादा का ज़ब्त आजमाने के फुल मूड में थी। ठीक है, वो अगर जिद पर अड़ा है या फिर नाराज़ है, आए तब उसे मनाकर ही दम लेगी, वो सोच चुकी थी। कुछ दिन पहले का वाक़या ज़हन के पर्दों पर लहराया तो होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट बिखरी थी, जब ज़र्रार उसके ब्लैक साड़ी में मलबूस महकते सरापे को देख उस पर बुरी तरह फिदा हुआ था। तब तो रेड लिपस्टिक लगाने से पहले ही वो मान चुका था। अब देखना ये था कि आज वो इस सुर्ख रंग के फराक पजामे में मलबूस देख और दिगर भरपूर तैयारी देख खुद पर कैसे काबू रखता था। आगे पीछे को होती वो अपना मुकम्मल जायज़ा लेने के साथ वॉल क्लॉक पर नज़र भी डाल चुकी थी, जहाँ रात के 9 बज रहे थे। आम तौर पर वो जल्दी घर आ जाता था, मगर अब शायद इससे बचने के लिए वो काफ़ी देर कर देता था। आज जानती थी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 बज जाएंगे इसकी वापसी पर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आधी आधी रात को यूं घरों से बाहर रहने को अब्बास खानज़ादा नहायत ही नापसंद करते थे। इसलिए ज़र्रार की भी कोशिश होती थी कि वक्त पर ही घर पहुंचा जाए। लंबे ब्राउन बालों के फ्रेंच टेल बनाए वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। सुनहरी नोज रिंग भी आज ज़रूरत से ज़्यादा चमकती अपनी मालकिन के मूड को खूब फॉलो कर रही थी। रात का खाना वो खा चुकी थी, जबकि चाय के बजाय दूध का गिलास जो कि फहमीदा बेगम ने मुलाजमा के हाथ भिजवाया था जूं का तुम पड़ा था। घड़ी में लगे पेंडोलम की तरह यहाँ से वहाँ हरकत करती। अब वो बेसब्री से सिर्फ ज़र्रार की मुंतज़िर था, जिसका उसे इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा था। हवेली के मेन डोर पर हॉर्न बजा तो वो चहकती पोर्च की तरफ खुलती खिड़की के पर्दे को एक तरफ कर चुकी थी। उसे ज़र्रार की गाड़ी पोर्च में आकर रुकती नजर आई तो होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। ज़र्रार हालजादा ड्राइव डोर खोलता ब्लू एंड वाइट लाइंस वाली शर्ट में मलबूस बिखरे बालों के साथ बाहर निकलता नजर आया था। कोहनियों तक फोल्ड बाजू किए मजबूत नीली रगें उभरती उसके मजबूत शख्सियत का भरपूर साथ दे रही थी। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलता वो अपना लैपटॉप बैग निकाल चुका था। ज़र्रार को देख आयत का दिल आज ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में धड़कने लगा था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी।
शायद ये बात सुनकर ज़र्रार उसे माफ़ कर देता। तन्हा तन्हा की सोचों ने दिमाग में घर बनाया तो साथ ही वो अपना निचला लब दांतों तले दबाए खिड़की से पीछे हटी थी कि सामने का मंजर देख उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट सिमट कर रह गई थी। रोशन खूबसूरत आंखों में जलते दिए भी बुझने से लगे थे, क्योंकि हमेशा की तरह हया मैडम एक हाथ में आइसक्रीम थामे दूसरे में मोबाइल फ़ोन थामे मज़े से गाड़ी की पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। वो इस वक्त बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए ऑफ वाइट पैंट और ऑफ वाइट टी शर्ट में मलबूस थी। मजीद तफसीलात पर आयत ध्यान न दे सकी थी। हाँ, मगर इतना जानती थी कि इस वेस्टर्न ड्रेसिंग में वो लग बेतहाशा हसीन रही थी। वो बनी बनाई आयत थी, मगर आयत ईस्टर्न वेयर करती थी और साथ में सुनहरी नोज रिंग उसकी खूबसूरत पहचान थी, जबकि हया वेस्टर्न वियर करती थी और साथ में बाएं कान के ऊपरी हिस्से में सुनहरी ईयर रिंग पहनी रखती थी। इन दोनों को साथ हवेली में एंटर होते देख आयत उनकी पुश्त को तब तक घूरती रही थी जब तक वो ग्लास डोर धकेलते अंदर एंटर नहीं हो गए थे। जाने कब तक वो यूं ही उल्टी सीधी सोचों में गुम रहती कि अगर झोस के मोबाइल फोन पर किसी नोटिफिकेशन की रिंग टोन ना बजती। वो सर झटकती खुद को तरह तरह की सोचों से छुटकारा दिलाने लगी थी। वो सोच चुकी थी कि हीरा के लिए वो अपने शोहर जर्रार को छोड़कर जाने की गलती कर चुकी थी, मगर अब की बार वो ना तो जर्रार को किसी और के लिए छोड़ेगी और ना ही जर्रार हालजादा को खुद को छोड़ने देगी। अपना चेहरा थपथपाते वो मुश्किल ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होती, होठ व कदरे फैलाते रूम से निकलती नीचे का रुख कर चुकी थी, जहाँ से जर्रार हालजादा की आवाज़ के साथ फहमीदा बेगम और हया की आवाज़ भी आ रही थी। मगर अब वो अपनी जगह किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। अपने हक पर अब वो किसी की परछाई भी बर्दाश्त नहीं करेगी और उसकी ये बात ना सिर्फ जर्रार हमजादा को बल्कि हया मैडम को भी समझनी होगी। बुरहान खानज़ादा अभी नमाज से फ्री हुए ही थे कि इन्हें फहमीदा बेगम की कॉल आ चुकी थी, जिन्होंने आयत का शाहवेली जाने का वाकया मन्नो अन सुना दिया था, जिसे सुनकर वो खुद भी कुछ लम्हों के लिए कुछ बोलने के काबिल ना हुए थे। जब दिमाग ने कुछ वक्त के बाद अल्फाज बुनने शुरू किए तो वो सिर्फ उन्हें तसल्ली के चंद बोल बोल कर खामोश हो गए थे। इसके बाद चंद इधर उधर की बातों में गुजरे थे कि जिनका जवाब भी वो हाँ ना से ज्यादा ना दे सके थे। कॉल बंद हुई तो तब से लेकर अब तक यूं ही साकत बैठे कि इन सोचों में गुम थे। इनकी सोचों में हलल दरवाजे पर होती दस्तक ने डाला तो वो सीधे होते इजाजत दिए गए थे। फिर बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठते वो दरवाजे की जानिब मुतवज्जो हुए थे, जहां मुस्कुराती हुई नैना बेगम रूम में एंटर हुई थी, जबकि जिनके हाथ में ट्रे था जिसमें दूध और साथ में दवाई के चंद पैकेट्स मौजूद थे। आगा जान, ये लिए आपकी दवाई का वक्त हो गया है। ट्रे साइड टेबल पर रखती वो दूध का गिलास बुरहान हाथजादा की जानिब बढ़ाते बोली थी, जिन्हें वो मुस्कुराते थाम गए, जबकि खुद नैना हालजादा दवाई के पैकेट में इससे पहले एक कैप्सूल और फिर सफ़ेद रंग की गोल गोली निकाल चुके थे। छोड़े नैना बेटा, किन मुश्किलात में खुद को डाल रही हैं। जितनी जिंदगी लिखी है जी भी इंसान उतनी ही सकता है। वैसे भी अब मुझ बूढ़े में मजीद कोई दुख बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। वो जिस यासीत से बोले थे, नैना हलजादा ठटक कर रुकती उन्हें देखने पर मजबूर हुई थी। तीसरा पैकेट खोलते उनका हाथ थमा था। उनसे इस बूढ़े चेहरे की परेशानी छुपी ना रह सकी थी। सर्द सांस भरती वो बिना कुछ कहे तीसरी कदरे लंबी गोली निकालती बुरहान हालजादा की जानिब बढ़ा गई। मैंने आपको कभी इस तरह थके और कमज़ोर हालत में नहीं देखा आगा जान, ओ खुदा जानता है मैंने इसकी कभी ख्वाहिश भी नहीं की। बुरहान हालजादा को दुआओं को ना थामते देख नैना हालजादा बोलने पर मजबूर हुई थी, जबकि इनकी बात पर बुरहान हालजादा चौंक कर उन्हें देखने पर मजबूर हुए थे। वो हूबहू अपने बाप जैसा खूबसूरत दिल रखती थी। इतना सब गलत और इनकी जानब से लापरवाहियों के बावजूद भी वो किस कदर खुले दिल से बिना उन्हें इनका कोई भी कसूर जताए कितनी सखी दिल से इनकी हिम्मत ही बांध रही थी। दवाई ले आगा जान, अभी तो आपको अपने बड़पोतों और बड़पोतियों को परवान चढ़ाना है। खुद को यूं बेदहानी में देखते बुरहान हालजादा को चौंकने पर मजबूर कर गई थी। जब अबर वो मुस्कुराते इस बात में सर हिलाते इनके हाथ से दवाइयाँ लेते एक साथ मुंह में रखते दूध के गिलास से घूंट भर गए थे।
مجھے ساری زندگی افسوس رہا ہے کہ اپنے یار کے خون کے ڈھنگ سے حفاظت نہ کر سکا۔ دوائی نکلتے برہان حاجزادہ نے بات کا آغاز کیا، جس میں نینا حاجزادہ چونکتی انہیں دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ آج ان کا رویہ اور باتیں سمجھ نہ سک رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے آغا جان، اگر آپ نے میری حفاظت نہ کی ہوتی تو میں آج یہاں آپ کے سامنے زندہ نہ کھڑی ہوتی۔ نفی میں سر ہلاتے وہ بے حد سادگی سے آغا جان کو یہ اسید سے نکالنے لگی، جس پر جواباً وہ محض مسکرا دیے تھے۔ نینا بچے، مجھے لگتا ہے اب ہمیں ہر سچ سے پردہ اٹھا دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ کسی بڑے نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ دودھ کے گلاس سے گھونٹ گھونٹ دودھ اپنے اندر اتارتے وہ گویا ہوئے تھے۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ نینا حاجزادہ سمجھ نہ سکی تھی کہ اچانک انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا۔ جواباً انہوں نے فہمیدہ بیگم کے فون کے متعلق انہیں بتایا تو وہ سانس بھرتے حامی بھر چکی تھی۔ ٹھیک ہے آغا جان، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ خیر آپ سنائیں، آپ کو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اور حیا بیٹی کہاں گم ہے آج کل؟ برہان حاجزادہ نے پوچھا تو جواباً نینا بیگم مسکرا دی تھی۔ الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہمیں آغا جان، اور حیا آج کل یہاں پائی بھی کم ہی جاتی ہے۔ آج کل وہ زیادہ ضرار کا سر کھا رہی ہوتی ہے۔ آج بھی اس کا حویلی رہنے کا ارادہ ہے۔ چلو اچھا ہے، بچی ہے، اس کا دل لگا ہوا ہے۔ میں نے فارس سے اس کے ایڈمیشن کی بات کی ہے، انشاءاللہ جلد ہی کروا دے گا، برہان حاجزادہ نے جواباً کہا تو نینا حاجزادہ مسکراتے ان کا شکریہ ادا کرتی روم سے چلی گئی تھی، جبکہ ان کے جانے کے بعد برہان حاجزادہ کے پرسوچ نظریں بند دروازے پر مرکوز تھی، جبکہ ذہن آنے والے کل کو لے کر تانے بانے بھوننے لگا تھا۔ پولیس جیپ رات کے اس پہر سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ جیپ میں ہلکا میوزک ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہا تھا۔ آہل حاجزادہ احتیاط سے گاڑی چلاتا کبھی کبھار پیسنجر سیٹ پر موجود سوئی زرش کو بھی ایک نظر دیکھتا مسکرا دیتا تھا۔ انہوں نے آج ایک بھرپور دن ایک ساتھ گزارا تھا۔ زرش کو اچھی خاصی شاپنگ کروانے کے بعد وہ اسے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں ڈنر کروانے لے گیا تھا، اور اب ان کا رخ واپس بڑی حویلی کی جانب تھا کہ راستے میں ہی زرش محترمہ کی آنکھ لگ گئی۔ آہل کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی کہ اپنی زوجہ محترمہ کو تنگ کرنے کا اسے بھی خوب مزہ آیا تھا، پھر اس کے چڑھنے پر اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا تھا۔ آج شاپنگ مال میں آہل نے اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا، طرح طرح کی ولگر ڈریسنگ کی طرف اشارہ کرتا اسے شدید شرمندہ کرتا رہا۔ یہی مسکراتے مسکراتے اس کے لب ریئر مرر پر ابھرتے ویو پر سمٹے تھے، ماتھے پر بالوں کا اضافہ ہوا تھا، شاید نہیں یقیناً کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ آہل نے ایک نظر پیچھے گردن گھما کر دیکھا، جہاں 5-6 موٹر بائکس پر سوار ہٹے کٹے مرد ان کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ سائڈ پر پڑے اپنے پسٹل ہولڈر کو اٹھاتے وہ پسٹل نکالتا اس کی گولیاں چیک کر رہا تھا، جو کہ فل لوڈڈ تھا۔ یہ سب وہ ایک ہاتھ سے کر رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ بہت مہارت سے اسٹیئرنگ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ مین روڈ سے اترتے اس نے جیپ تنگ گلیوں میں ڈالی تاکہ کسی صورت پیچھے آتے گدھوں کو چکما دے سکے۔ اگر زرش اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہی ان سے نپٹ لیتا، مگر اب اصل مسئلہ زرش کا تھا، جس کی حفاظت آہل کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ احتیاط سے گلیوں میں جیپ بھگاتا وہ اس دوران اپنے سب انسپکٹر کو فون کرتا ساری صورتحال سے آگاہ کرتے اپنے ایڈریس بھی سینڈ کر چکا تھا کہ جانے تبھی کہاں سے ایک گولی جیپ کے پچھلے بائیں ٹائر کو آ لگی تھی۔ آواز اس قدر تیز تھی کہ زرش پہ چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ زرش سیٹ کو پیچھے کرتے نیچے جھک کر بیٹھو، اس سے پہلے وہ مکمل طور پر ہوش میں آتی آہل کے اگلے آرڈر نے اسے بوکھلاہٹ میں مبتلا کیا تھا۔ اسی دوران ایک ساتھ 2 گولیاں جیپ کے پچھلے حصے سے ٹکرائی تھیں۔ تم ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہو ڈیمن، آہستہ نیچے جھکو۔ ایک نظر ریئر مرر سے پیچھے دیکھتا وہ زرش پر چڑھ دوڑا تھا، جس نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو نان سیریس لیا ہوا تھا۔ اسے گھورتے آہل نے سیٹ پر لگے بٹن کو پریس کرتے اس کی سیٹ ہلکی سی پیچھے کر لی تھی۔ اب گاڑی کے اگلے حصے میں اچھی خاصی جگہ بن چکی تھی، جہاں آہل زرش کو دھکا دیتا گرا چکا تھا، جو کہ اب ساری صورتحال کو سمجھتی ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ زرش جب تک نیچے ہو کر بیٹھی تھی تب تک ایک ساتھ 2-3 گولیاں جیپ کے پچھلے شیشے پر لگتی سے توڑ چکی تھی۔ لعنت ہو ان پر، اب جوابی کارروائی لازم ہو چکی تھی۔ اپنی سائیڈ کا مرر نیچے کرتا آہل ایک ہاتھ اسٹیئرنگ تھامے سر ذرا کو باہر نکالتا پیچھے موجود لوگوں پر اندھا دھند فائر کر چکا تھا، جس سے اگلے موٹر سائیکل کے ٹائر بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ آہل پلیز اندر ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ آہل کو یوں سر باہر نکالے دیکھ زرش چیختی اس کا اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھ کھینچنے لگی تھی، جس پر آہل کی توجہ زرش کی جانب مبذول ہوئی۔ تم اگر اب اپنی جگہ سے ہلی تو میں خود اپنی
हाथों से जान लूंगा तुम्हारी। जरिश को अपनी जगह पर कदरे ऊपर होकर देखते आहिल से घूमता बोला था। आयल को अपने से ज्यादा इस वक्त जरिश की परवाह थी। रात का वक्त था, अंधेरे की वजह से भी उन कुत्तों की सही तादाद से भी नावाकिफ था। शीशा खुला होने की वजह से बाहर शदीद होती फायरिंग की आवाज कानों के पर्दे तक फाड़ रही थी। मैं क्या करूं, आपको गोली लग जाएगी। अभी भी मुझे ही डांट रहे हैं। आहिल के डांटने पर जरिश रोते हुए बोली तो आहिल गहरा सांस लेता खुद को कंट्रोल करने लगा था कि इस वक्त इसे जोश से नहीं होश से काम लेना था। और होश बंदे का तकाजा यही था कि वो जितना हो सके इन गलियों में फिरता रहे और इन उल्लू के पट्टुओं को भी बाकी का पुलिस अमला पहुंचते तक फहराता रहे। ये सोच आते ही वो इस पर अमल करना शुरू कर चुका था और इसमें वो अच्छा खासा कामयाब भी रहा था। काफियों को पीछे छोड़ आया था। कुछ चंद गिने चुने मोटरसाइकिल और एक सफेद गाड़ी इस वक्त इसे अपने पीछे आती नजर आ रही थी। गोलियों की थमती आवाज पर बिजरिश ने शुक्र अदा किया ही था कि जिस नाम में जाने कहाँ से दो मोटरसाइकिल जीप के सामने बोनट पर गोलियों को तार बरसाने लगे थे। इससे पहले कि आहिल जवाबी कार्रवाई करता, पीछे से आता मोटरसाइकिल सवार आहिल के सर पर खुली खिड़की के बाहर आता फायर करने लगा के बराबर आता फायर करने लगा कि बरवक्त आहिल ने इसकी पिस्टल का रुख करते फायर खोल दिया था, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे कि तभी आहिल की निगाह जरिश की तरफ उठी थी। इसके माथे पर सुर्ख रंग का निशान देख आहिल के होश अब सही मायनों में उड़े थे। जरिश इससे पहले एक गोली जरिश तक पहुंचती आहिल ज्यादा इस पर झुका था। इसके साथ ही आहिल के वजूद को दो झटके लगे थे। साथ ही पुलिस सायरन की आवाज भी पूरे इलाके में गूंजने लगी थी। आज जैसे ही हाल में एंटर हुई थी, हाल में मौजूद सभी अफराद इसकी जानिब में तवज्जो हुए थे। फहमीदा बेगम तो अपनी बहू को सदके वारी हुई थी, जो लगी बेहद खूबसूरत रही थी। एक दफ़ा तो जर्रार की नज़रें भी इस मासूम चेहरे से हटने से इनकारी हुई थी, मगर फिर इस मासूम चेहरे के पीछे मौजूद बेवफाई का सोचता वो अपनी नज़रें चेंज करता और आयत की जानिब हम अपने दिल की बेलगाम रस्सियों को सख्ती से खींच गया था। वाह आयत आपा, यू लुक गॉर्जियस। ये हयात है जो अपनी जगह से उठती अब आयत के करीब खड़े इसकी तारीफ करने लगी, लेकिन आयत का ध्यान इसकी जानिब था ही कब। वो तो सामने का मंजर देख रही थी और महसूस कर रही थी। जहाँ पहले बातें और कहकहे गूंज रहे थे, वहाँ अब सन्नाटा छा गया था, जिसे आयत ने बखूबी महसूस किया था। हया को बिना कोई भी जवाब दिए वो बाकी सबको सलाम करने लगी तो हया अपना दिल महसूस कर रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम। बमुश्किल अपने तकलीफदा दिल को संभाले वो मुस्कुराते सलाम कर गई तो बात साजादा ने मुस्कुराते कदर ऊंची आवाज़ में जवाब दिया था, जब मुस्कुराते चेहरे से आयत को कुछ हौसला मिला था। लेकिन इससे पहले कि आयत का दिल कुछ हिम्मत पकड़ता, जर्रार हाथ ज़्यादा अपनी जगह से उठा था। मोरे, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करूँगा अब। बिना कोई मजीद बात किए और सुने वो महफिल से निकलता आयत के पास से गुजरते दूसरी मंजिल पर मौजूद अपने रूम की जानिब बढ़ने लगा था, जब हयात के हाथ थामने पर वो रुकने पर मजबूर हुआ था। थैंक यू फॉर टुडे सारी लाला, यू आर द बेस्ट। जर्रार की कलाई अपने दोनों हाथों में थामे वो चहकती बोली तो आयत को छोड़ बाकी सब मुस्कुरा दिए थे। एनी टाइम गुड़िया। हया के सर पर हाथ रखते वो मुस्कुराते कहता आयत की साइड से गुजर गया। ये मंजर आयत की आंखों में मिर्चियां भर गया था और इसका दिल जर्रार के सरवैये पर लहू लहू हुआ था। लब कुचलते वो अपने आंसू पर काबू पाने की कोशिश करने लगी थी। आयत बच्चे, आप ऐसा करें, ये चाय ले जाएं जर्रार के लिए। हमीदा बेगम ने आयत का सुर्ख पड़ता चेहरा देख इसके सामने टेबल पर जर्रार का चाय का कप, जो कि वो शायद आयत के आ जाने से जूं खतूं छोड़कर चला गया था, आयत को थमाते उसे जर्रार के पीछे जाने का कहने लगी थी, जिस पर आयत भी खामोशी से कप थामे ऊपर अपने रूम की जानिब जाती सीढ़ियां चढ़ गई, जबकि पीछे अब्बास सालजादा और फहमीदा बेगम हया की मासूम बेरया बातों का एंजॉय करने लगे थे। आयत अपने रूम के दरवाजे पर खड़ी खुद में हिम्मत मुजतमा करने लगी थी। वो सोच चुकी थी अब वो कोई भी उल्टी सीधी बात करके जर्रार को गुस्सा नहीं दिलाएगी, बल्कि जाते साथ ही बिना उसे जली कटी सुनाने का मौका दिए सॉरी कर लेगी। अपने प्लान पर अमल करने का पक्का इरादा किए वो सर्द सांस भरती होंठों पर धीमी मुस्कुराहट सजाए रूम में एंटर हुई थी, जहाँ सामने ही जर्रार का लैपटॉप स्टडी टेबल पर पड़ा हुआ था। खुद वो इसे कहीं नजर नहीं आया था, मगर वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिससे वो समझ गई थी कि वो यकीनन फ्रेश हो रहा था। आयत ने आगे बढ़कर चाय उसकी
तरफ मौजूद चाय टेबल पर रखी थी और अब रूम में चक्कर लगाती बेसब्री से ज़रार के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी थी। इसका उससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था कि कुछ वक्त के बाद ही वो इसे वॉशरूम से निकलता नजर आया था। गीले बालों में तौलिया फेरता वो खुद भी आयत को रूम में अपना इंतज़ार करता पाकर ठठक कर रुका था। फिर बिना इस पर कोई तवज्जो दिए वो अपने कदम ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ा गया। ज़रार ज़रार को ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े अपने गीले बालों में ब्रश करता देख उसकी जानिब बढ़ते उसने मुखातिब कर बैठी थी, मगर जवाब नदारद। उसके करीब जाते उसने हिम्मत करते अपने पास से गुजरते ज़रार का बाजू से थामे उसे रखने पर मजबूर कर गई थी। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि मुझसे दूर रहो आयशा, ये ना हो मैं बिना किसी भी रिश्ते का लिहाज कि तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूँ। सुर्ख आंखों से वो इसे घूरते हर लफ्ज़ चबा चबा कर बोला तो आज सहम का 2 कदम पीछे हुई थी। इसे वाकई ज़रार से खौफ आने लगा था। वो जितना हिम्मत करके इसके करीब जाने की कोशिश करती थी, इख्तिलाफ और गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रही थी, उतना ही सब गलत हो रहा था। ज़रार प्लीज़ मेरी बात तो सुने। आई एम रियली सॉरी। आज ने माजरत की तो ज़रार चंद सानहे खामोशी से उसे देखता रहा था। मुझे गलतफहमी हुई थी। मुझे लगा शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें क्या लगा है और क्या नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। आयत की बात पूरी होने से पहले ही ज़रार चीखता उसे खामोश करवा गया था। क्यों? आपको मेरी बात क्यों नहीं सुननी? हाँ, लोगों की बातें सुनने का आपके पास बहुत वक्त है, उन्हें देने के लिए आपके पास वक्त के अलावा भी सब कुछ है। एक सिर्फ मेरे लिए। आयत भी जज्बाती होती अपनी रवानी में ही बोलने लगी। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था बल्कि रोना आ रहा था। ज़रार तो उसकी बात भी नहीं सुन रहा था। अब वो करती भी तो क्या? मैं इतना अच्छा आपके लिए तैयार हुई हूँ लेकिन आपको इसकी भी परवाह नहीं। सोचा था आपको अच्छा से सरप्राइज दूंगी लेकिन आपके पास सिर्फ लोगों को देने की ही अब बेसात और अल्फाज बचे हैं। वो रोते रोते बोली थी जबकि इसकी बात पर ज़रार के माथे पर बल पड़े थे। अपनी गंदी जहनीत को खुद तक ही महदूद रखो तो बेहतर होगा आयत मैडम, क्योंकि इस बार मैं अपने किरदार पर किसी की भी तरह का कोई भी दाग बर्दाश्त नहीं करूँगा। आयत की बातों का मतलब समझते ज़रार को मज़ीद गुस्सा आने लगा था। हाँ, आप क्यों कुछ बर्दाश्त करेंगे? सब कुछ तो मुझे बर्दाश्त करना है। पहले हीरा आपा की वजह से मैं परेशान रही और अब इस हया ने। आयत की बात पर ज़रार का हाथ फिजा में उठा था, मगर वो आयत की गाल तक पहुंचने से पहले ही उस पर काबू पाता रुक गया, जबकि आयत सहम कर 2 कदम पीछे लेती अपना चेहरा हाथों में छुपा गई थी। आई एम सिक ऑफ यू आयत, भाड़ में जाओ तुम। ये चंद अल्फाज अदा करता वो गुस्से से खोलता अपने रूम से निकल गया, जबकि आयत पीछे अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी थी।